Hello, बच्चों. So we are on to the last topic of first unit of microeconomics, which is the production possibilities frontier या production possibilities curve, right? So right there in front of you, you have the topic. So let's get started. So जैसे मैंने कहा, production possibilities frontier, so PPF और a production possibilities curve. बच्चों इसको मार्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अ 3 और a 4 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है. सो 4 नंबर का आपका यूनिटी है आउट ऑफ 80. बट आपके जो मिड टर्म्स होते हैं उसमें ज्यादा का आता है. सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन सेपरेटली ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इंक्लूडिंग द अदर टॉपिक्स, राइट. सो पीपीसी, राइट. तो ये कर्व हमें क्या बता रहा है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व. नाम से हमें क्या पता चल रहा है? ये एक ऐसा कर्व है या ऐसा ग्राफ बनेगा जो हमें क्या बताएगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, एज इन ऐसे कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अपने सारे रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके. ठीक है. इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझने के लिए, बिफोर आई गो टू द डेफिनेशन, आई विल पुट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. So as I said, we are going to talk about two goods. इकोनॉमी दो गुड्स बना रही है. और हम दो क्यों ले रहे हैं? बिकॉज अगर मैं कर्व की बात कर रही हूं, तो कर्व अगर मेरे को पेपर पे बनाना है तो वो कैसे बनेगा? ग्राफ कैसे बनाते हैं हम? एक्स और वाई एक्सिस पे, राइट. एक्स और वाई एक्सिस इज अ 2 डायमेंशनल स्पेस वी आर टॉकिंग अबाउट. तो मैं दो ही गुड्स ले सकती हूँ. ठीक है. सो लेट मी राइट ओवर हियर. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी. ठीक है. जिसको हम कॉम्बिनेशन भी बोल देंगे. अभी मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लिख रही हूं. देन से वी हैव वन कमोडिटी गुड एक्स एंड अनदर कमोडिटी गुड वाई. ठीक है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से फॉर एग्जाम्पल टू बिगिन विद अ कॉम्बिनेशन ए. तो फिगर्स में बुक की ले रही हूँ, ये आगे आपको दे रखा है. सर्टन पार्ट ऑफ इट आई एम नॉट राइटिंग ओवर हियर, वो थोड़ा सा बाद में आएगा. ठीक है. सो कॉम्बिनेशन ए. अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं? जो कॉन्सेप्ट है कि सारे रिसोर्सेस रिसोर्सेस हमारे गिवन है, फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी गिवन है. सारे रिसोर्सेस हम इस्तेमाल करें तो हम एक कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हैं? वन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के एक्स का 0 यूनिट और से गुड बाय के 21 यूनिट्स. इसका क्या मतलब है? कि मैंने सारे रिसोर्सेस गुड बाय में लगा दिए, ठीक है, और 21 यूनिट बने, और मैंने एक्स का कुछ भी नहीं बनाया. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. तभी हमने नाम क्या दिया? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, राइट. दिस इज वन ऑप्शन. तो ये मैथ्स की टर्म्स में कैसे लिखेंगे इसको? जैसे ग्राफ पे आप प्लॉट करते हैं तो कैसे लिखते हैं? 0,21, दैट मेक्स 1 पॉइंट, राइट. तो ये एक ऑप्शन है. कोई ऐसा तो नहीं है रिजिडली मेरे को यहीं पे प्रोड्यूस करना है 0,21, ऐसा नहीं है, राइट. आई हैव अनदर ऑप्शन से ऑप्शन बी, जिसमें मैं कहूं कि मैं दोनों के पॉजिटिव अमाउंट प्रोड्यूस कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स. तो रिसोर्सेज बच्चों मेरे कांस्टेंट हैं. तो अगर मैं पहले 0 पे थी, अब मैं 1 पे आती हूँ, मेरे को गुड एक्स का एक पॉजिटिव अमाउंट चाहिए, 1 यूनिट चाहिए. तो ये 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? रिसोर्सेज वाई में से निकाले जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज कांस्टेंट है. वाई में से निकालेंगे तो क्या होगा? वाई का अमाउंट फॉल कर जाएगा. आई कैन नॉट हैव सेम 21 यूनिट्स ऑफ वाई, राइट. तो ये डेफिनेटली फॉल करेगा. फॉर एग्जाम्पल इट कम्स टू 20. ठीक है. सो बी मेरी एक और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बन गई. एक कॉम्बिनेशन क्या बन गया? 1,20. ठीक. अनदर वन से सी. अब मैं कहूं एक और यूनिट एक्स का बढ़ाते हैं, तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट से 2 यूनिट्स ऑफ एक्स. एक और यूनिट एक्स का बढ़ा है तो वाई और कम हो जाना चाहिए ना. फिर से वाई से रिसोर्सेज निकालेंगे. ठीक है. तो वाई मेरा कम होके हो जाता है से 18, राइट. वाई आई एम कमिंग टू दीज वैल्यूज. ठीक है. इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है. आई कम टू दैट आफ्टर अ शॉर्ट वाइल. सो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या है? कॉम्बिनेशन सी, विच इज अ 2,18, राइट. नेक्स्ट वन सिमिलरली हम एक्स को बढ़ाएंगे. सो मैंने एक्स को बढ़ाया और वाई हो जाएगा कम. ठीक है. तो वाई हो गया मेरा 15. अनदर पॉसिबिलिटी, एक्स बढ़ाया फिर से 1 यूनिट से. ठीक है. मेरा वाई फिर से कम हो गया, से नाउ 11. नेक्स्ट वन, एक्स फिर से इंक्रीज होता है, वाई से रिसोर्सेस निकलेंगे, वाई फिर कम हो जाएगा. सो आई हैव वाई एज 6. लास्ट पॉसिबिलिटी, एक्स को बढ़ाया, एक्स हो गया 6 यूनिट्स, राइट. वाई और कम हो जाएगा, आई कम टू अ 0. तो एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शुरुआत में मेरी ये है
वन एक्सट्रीम कॉर्नर जहां पे मेरा x0 है एंड आई एम प्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ y, एंड ये एक और पॉसिबिलिटी है अनदर कॉर्नर वेयर आई एम प्रोड्यूसिंग सारा x प्रोड्यूस कर रही हूं मैं सिर्फ और y0 हो गया, और बीच में सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पे दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने क्या लिखी, A to G इज नथिंग बट माई 7 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज मतलब मेरे पास ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, और इनमें से मेरे को एक कॉम्बिनेशन ही चूज करना है, इकोनॉमी को चॉइस करनी है कि क्या प्रोड्यूस करना है, वो हमारी खुद की प्रायोरिटी के हिसाब से होगा। ठीक है, सो जब हम ऐसे कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, इनको हम ग्राफ पे डालेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, जो कर्व बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व या फ्रंटियर, राइट। सो विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लुक एट द डेफिनेशन नाउ। So PPF or a PPC refers to graphical representation of possible combinations। जो मैंने ये इनकी बात की, ठीक है, possible combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology। लास्ट वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है, गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी आपकी अजम्पशंस में भी आएगा। रिसोर्सेज फिक्स्ड है इसीलिए हमें वाई को रिड्यूस करना पड़ रहा है ना। तो अगर वाई रिसोर्सेज फिक्स नहीं होते तो क्या होता, मैं एक्स भी बढ़ा पाती और वाई भी सेम रहता। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज कांस्टेंट है, तो इसलिए एक कमोडिटी को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए हमें दूसरी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी एज वेल इज कांस्टेंट, राइट। Okay, so I hope we are having some basic understanding now of what do we mean by the concept of PPC. So let us see further, coming to the assumptions। कुछ assumptions तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, एक बार यहाँ पे सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। सो पहला पॉइंट देखें यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड, राइट। सो यही हमने शुरुआत में बात की, रिसोर्सेज कांस्टेंट है, बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। ठीक है, तो बट मेन हमारी जो फोकस है वो इस चीज पे, रिसोर्सेज आर कांस्टेंट और फिक्स्ड, राइट। सेकंड वन, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, ये हमने शुरुआत में ही कह दिया, सिर्फ दो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्ड वन, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो रिसोर्सेज कंप्लीटली यूटिलाइज कर रहे हैं, तभी हम कह रहे हैं कि हम, इस मैंने शुरुआत में कहा, हम मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। मैंने अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए, तो कंप्लीट एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज हैपनिंग, राइट। चौथा, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स या टू गुड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन बच्चों, ये आगे भी एक कंसेप्ट में मेरे आएगी, तो इसको यहाँ पे समझो। तो इक्वली एफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, राइट। तो इसका क्या मतलब है और इसकी क्या इंप्लीकेशन है, दिस इज अ वेरी लॉजिकल अजम्पशन। आपको अगर एग्जांपल दूं, सो इफ आई टॉक अबाउट से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ठीक है, तो अज्यूम करो एक कमोडिटी एग्रीकल्चर की है, दूसरी इंडस्ट्री की है। अब अगर मैं कहूं मेरे को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ानी है, ठीक है, तो इसके यूनिट्स मेरे को इंक्रीज करने हैं, तो इसके यूनिट्स इंक्रीज करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, मैं लेबर यहां से निकालूंगा एग्रीकल्चर से। ठीक है, मैंने लेबर यहां से बुलाई और इंडस्ट्री में डाली, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, जो लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है, मेनली से फार्मर, तो क्या उसकी स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्री की है, क्या उसको वो काम आता होगा, नहीं, राइट। तो इनिशियली जब हम उनको निकालें तो ठीक है, हमारा जो एग्रीकल्चर में जो सैक्रिफाइस है वो शुरुआत में कम होगा, राइट। इंडस्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन वो दे पा रहा है वो उतना ज्यादा नहीं होगा, बट जो लॉस हमारा एग्रीकल्चर में होगा गिवन उसकी स्पेशलाइजेशन, राइट। एग्रीकल्चर से अगर हम एक एक करके लोगों को निकालेंगे, तो इनिशियली निकाला तो उतना ज्यादा फॉल नहीं करेगा, बट अगर हम अपने स्पेशलाइज लेबर को एग्रीकल्चर से निकाल के इंडस्ट्री में डालेंगे, तो क्या होगा, जो एग्रीकल्चर में सैक्रिफाइस है, जो डिप आएगा प्रोडक्शन में, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो गेन इंडस्ट्री में होगा। सो दिस गेन विल बी लेसर, राइट, विल बी स्मॉलर एज कंपेयर टू द सैक्रिफाइस इन एग्रीकल्चर, राइट। तो हम यहाँ पे इसी चीज को आगे समझेंगे और डिटेल में। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कह रहे हैं रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट प्रोडक्शन में नहीं होते। ठीक है, सो प्राइम एग्जांपल हम लेबर का यहाँ पे लेके चले, या इवन यू कैन टॉक अबाउट मशीनरी एज वेल, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स विच आर सूटेड विच हैव बीन यूज्ड इन वन पर्टिकुलर प्रोडक्शन आर नॉट मेंट फॉर द अदर। ठीक है, तो हम ट्रांसफर कर लेते हैं एक कमोडिटी से दूसरे में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, बट
that leads to a greater loss in one particular commodity compared to the gain in the other. ठीक है. Fifth one, the level of technology is also assumed to be constant, right? तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी हम कांस्टेंट क्यों लेके चल रहे हैं बच्चों? अगर मैं कहूँ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो सकती है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव मतलब आप अंदाजा लगाओ एक से बेटर मशीनरी, एक नई मशीनरी, ठीक. नई मशीन या बेटर टेक्नोलॉजी का कॉनोटेशन क्या है कि सेम रिसोर्सेज के साथ मेरी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है. सो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं रिसोर्सेज भी कांस्टेंट है और टेक्नोलॉजी का लेवल भी कांस्टेंट है, ठीक है. आई होप वी आर क्लियर विद द अजम्पशंस, राइट. तो अजम्पशंस यहाँ पे याद रखेंगे. एंड दिस फोर्थ अजम्पशन इज वेरी क्रूशियल, ये आपको आगे भी यूज में आएगी, ठीक है. ओके, सो नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग अगेन, तो यू हैव दैट सेम एग्जांपल जो मैंने आपको शुरुआत में दिया, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल राइट इन फ्रंट ऑफ यू. वही वैल्यूज है बच्चों जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए पहले लिखी थी. सो 7 पॉसिबिलिटीज, राइट, ए टू जी, सेम वैल्यूज. अभी मैं फिलहाल के लिए एमओसी और एमआरटी क्या कंसेप्ट हैं इसको फिलहाल के लिए थोड़ा सा अभी रेस्ट दे रही हूँ. सो लेट अस टॉक अबाउट द डायग्राम फर्स्ट. कर्व एक बार देख लेते हैं, आगे जो अगला टॉपिक आएगा उसके साथ करेंगे इसको, एमओसी और एमआरटी, ठीक है. सो इफ यू जस्ट लुक ओवर हियर टू द ग्राफ, जस्ट लेट मी शो यू, ठीक है. अब यहां बच्चों में क्या दिख रहा है? एक्स एक्सेस पे मेरा क्या है? आई हैव दिस कमोडिटी बटर, ठीक है, जो मेरी इंक्रीज हो रही है बिकॉज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट. तो ग्राफ आप प्लॉट करते हो, ओरिजिन से राइट वर्ड जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ मैंने इन्होंने बटर और गन्स लिया है, मैंने गुड एक्स और गुड वाई लिया था. सो दिस इज माई गुड एक्स एंड दिस इज माई गुड वाई, राइट, विच दे हैव टेकन एज गन्स. तो याद करो पहला हमारा कॉम्बिनेशन क्या था? 0,21, राइट. 0,21 कहाँ प्लॉट करोगे? ये पॉइंट हो गया, ठीक है. सो इसको मैंने मार्क कर दिया ए. बी इज अ 1,20, मतलब ये आपका 1 एक्स एक्सेस पे आ गया एंड 20 ओवर हियर, सो यू हैव अ पॉइंट बी, ठीक है. एंड सो ऑन. सो इन्होंने सारे प्लॉट आपको करके दिखाए हैं. सो व्हाट डू यू सी? एक ए टू जी मेरे पास सारे पॉइंट्स आ गए, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ऑब्वियसली हाथ से ही करेंगे, आपको दिख रहा है इट्स अ कर्व, राइट. सो इट्स नॉन लीनियर. सो वी आर गेटिंग दिस कर्व ए जी, और ये कर्व इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, ठीक. अब ये जो पीपीसी है ये मेरे को क्या दिखा रहा है? जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, these all combinations A to G tell me very simply that what is the maximum amount जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. तो पीपीसी बच्चों हमें क्या बताता है? हमारी प्रोडक्शन पोटेंशियल, राइट. और अगर मैं कहूं यहाँ पे मैक्सिमम हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम मैं क्यों कह रही हूं? बिकॉज याद करो जो हमने अजम्पशंस अभी पढ़ी, हमने कहा रिसोर्सेस कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, और सारे रिसोर्सेस को हमने फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिया. तो सारे रिसोर्सेस फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के बाद मैं कॉम्बिनेशन ए बी सी या इनमें से कोई बना सकती हूँ, मैं इसके बाहर नहीं जा सकती, ठीक है. कैन आई प्रोड्यूस अ कॉम्बिनेशन से इफ आई मार्क एन एच ओवर हियर? क्या मैं ये बना सकती हूँ? नहीं बना सकती. क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि मेरे रिसोर्सेज ए टू जी जैसे कॉम्बिनेशन पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है. माई रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, दे हैव एग्जॉस्टेड ईदर इन प्रोडक्शन ऑफ ए बी सी टिल जी, राइट. तो हम एच तक नहीं जा सकते, ठीक है. तो इसलिए मैंने कहा पीपीसी के कॉम्बिनेशंस आपको क्या बताते हैं? मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक. ओके, वन थिंग इज दिस, अनदर वन. अब यहां बच्चों मेरे को क्या दिख रहा है? दो चीजें इस कर्व के बारे में, राइट. तो दैट इज नथिंग बट आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर और प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी. तो यहां मेरे को पीपीसी को देख के क्या पता चल रहा है, और इसको मार्क करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, सीधा क्वेश्चन. नेचर, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही चीज है, 3 या 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है. दो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दो ही पॉइंट्स है, बुक में आगे आएंगे, मैं यही डिस्कस कर रही हूँ फिलहाल समझाने के लिए. पॉइंट नंबर 1, व्हाट
डू आई सी व्हेन आई लुक एट दिस कर्व? लेफ्ट से राइट पे जाएंगे, ओरिजिन से राइटवर्ड्स। हमेशा हम कर्व में यही बात करते हैं, लेफ्ट से राइट पे जाएंगे। मेरे को क्या दिख रहा है? दिस कर्व इज कमिंग डाउन ना। ए से शुरुआत की, बी पे आए, सी पे, डी, ई, एफ एंड जी। सो आई एम कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स। ठीक है। सो पहला पॉइंट बच्चों मेरा यहाँ पे क्या बनता है? पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स और इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिवली स्लोपिंग एक ही चीज है, राइट? तो डाउनवर्ड स्लोप क्यों कर रहा है? हम नीचे क्यों आ रहे हैं? हमने क्या बात की? अगर मैं एक्स को बढ़ाती हूं तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है? मेरे को वाई सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ना। ठीक है। तो एक्स बढ़ाया, अगर यहाँ पे देखो ए से बी पे आए, एक्स को बढ़ाया हमने, ठीक है, पर वाई रिड्यूस हो गया। बी से सी पे आए, एक्स बढ़ाया, वाई रिड्यूस हो गया, राइट? और वाई रिड्यूस क्यों हुआ? बिकॉज रिसोर्सेज आर कांस्टेंट। ठीक है। तो वही यहाँ पे रीजन बनता है। तो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स बिकॉज इन ऑर्डर टू गेन, राइट, सो टू गेन 1 unit of x, some units of y have to be reduced। ठीक है। सो y से has to be reduced। आइडली तो आपको पूरा लिखना चाहिए some units of y, right? so y has to be reduced। ठीक है। और sacrificed। और ये क्यों करना पड़ता है वो रीजन भी हम जरूर लिखेंगे, as resources are constant। ठीक। पॉइंट नंबर 2। दूसरी चीज बच्चों मेरे को क्या देख रही है? एक तो मैंने कहा स्लोप, स्लोप है डाउनवर्ड। ठीक। शेप कैसी है? सो इफ आई टॉक अबाउट द शेप ऑफ दिस कर्व, व्हाट डू आई सी? फिर से हम ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। ओरिजिन से मैं देखूं तो मेरा कर्व क्या कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ है, इट्स बल्जिंग आउटवर्ड्स। ठीक है। तो आप याद करें फिजिक्स में जब लेंस पढ़ते हैं तो आपने टाइप्स पढ़ी होंगी लेंसेज की, जो शेप्स पढ़ी जाती हैं, है ना? तो अगर हम एक ऐसी फिगर बनाते हैं या ऐसी फिगर बनाते हैं, आई एम वेरी श्योर ये आप चीज ये पढ़ा होगा आपने पहले। तो ये कर्व मेरा क्या है? ओरिजिन से ये बल्जिंग आउटवर्ड्स है, राइट? तो बल्जिंग आउटवर्ड्स इज कॉनकेव। ठीक है। दिस कर्व इज व्हाट? फ्रॉम ओरिजिन दिस इज बल्जिंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ है, घूम रहा है ये, राइट? सो दिस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज अ कॉन्वेक्स शेप। ठीक है। तो ये वाला जो मैंने पीपीसी बनाया ये क्या है? ये बाहर की तरफ जा रहा है, राइट? दिस इज बल्जिंग आउटवर्ड्स। सो पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन। ठीक है। दिस इज कॉनकेव टू ओरिजिन, राइट? और कनकेविटी का मतलब क्या है? कॉनकेव कोई भी कर्व, कोई भी ग्राफ तब होता है बच्चों जब उसका स्लोप इज इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट? अब यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेलिंग चाहिए, उस पर भी आएंगे। फिलहाल के लिए भी इतना लिख रही हूँ। सो कॉनकेव टू ओरिजिन एज द स्लोप increases as we move from left to right। ठीक है। अब ये स्लोप क्या चीज है? स्लोप जैसे मैंने यहाँ पे अभी तो मैं इनका नाम नहीं ले रही, ठीक है, तो लेट मी राइट ओवर हियर। अब स्लोप इज अ न्यू कंसेप्ट, राइट? तो स्लोप आपने 10th तक नहीं पढ़ा है। तो मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है स्लोप का वो क्या कहता है? स्लोप इज नथिंग बट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अभी एक नया कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज द जनरल फॉर्मूला और द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्लोप, राइट? यहाँ पे नाम बदल जाएगा, उस पर बाद में आते हैं। तो पहला देखो, कैलकुलेट करते हैं इसको। कॉम्बिनेशन ए पे जब मैं हूं, ठीक है, तो आई हैव टू फिगर आउट। ये मेरा पहला कॉम्बिनेशन है 0,21। इसके पहले मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक? तो मैं चेंज नहीं निकाल सकती, मेरे पास पिछली वैल्यू है ही नहीं, तो मैं चेंज नहीं निकाल सकती। ठीक है। सो जब मैंने यहाँ लिखा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा इज नथिंग बट चेंज, दिस डेल्टा विच आई रिटन ओवर हियर इज अ स्मॉल ट्राइंगल, राइट? सो डेल्टा वाई बच्चों मेरा क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1। चेंज की बात हम कर रहे हैं, चेंज y में कितना है? अभी की वैल्यू माइनस पिछली वैल्यू। सिमिलरली अ डेल्टा x विल बी मेरी प्रेजेंट x की वैल्यू माइनस पिछली x की वैल्यू। ठीक है। सो वी आर जस्ट इवेल्युएटिंग चेंज इन x एंड चेंज इन y, राइट? और उनकी रेशो लिख रहे हैं। ठीक है। जब मैं a पे हूं, क्या मेरे पास पिछली कोई वैल्यू है? नहीं है।
तो मैं चेंज निकाल ही नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डैश विच दे आर राइटिंग ओवर हियर, राइट। मैं ए से बी पे आती हूँ, मेरे को क्या चेंज दिख रहा है, डेल्टा वाई कितना है, सो निग्लेक्ट दी माइनस साइन, व्हाट डू आई हैव, मैं क्या करूंगी टेक्निकली 20 में से 21 माइनस कर दूंगी, सो 20 माइनस 21 विल गिव मी अ -1, राइट। तो अगर मैंने माइनस निगेट कर दिया, वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है। तो डेल्टा वाई है 1:2, डेल्टा एक्स कितना है, एक्स हमारा बढ़ जाता है 0 से 1 पे, राइट। तो 1:1, ठीक। फिर बी से सी पे आए, एक्स तो मेरा हर बार 1 ही है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इज 1 ऑलवेज। डेल्टा वाई कितना है मेरा बच्चों, पहले 20 था, अब कितना हो गया 18, ठीक। तो डेल्टा वाई कितना हो गया, चेंजेस टू। सी से डी पे आए, डेल्टा वाई देखो कितना है, 18 से 15 हो गया, सो डेल्टा वाई इज टू 3:1, डेल्टा वाई इज टू डेल्टा एक्स, ठीक। डी से ई पे आते हो, कितना हो गया 15 से 11, सो द चेंजेस ऑफ 4, ठीक है। ई से एफ चेंज कितना हुआ, 11 से 6 हो गया, तो चेंज हुआ 5 यूनिट्स, 5:1, राइट। एफ से जी पे आए, 6 से 0 हो गया, सो चेंज इज हाउ मच, 6:1, ठीक है। तो ये हमने निकाला स्लोप। अब स्लोप बच्चों एक जनरल कंसेप्ट है, स्लोप आपका आगे भी चैप्टर्स में आएगा, पर हम यहाँ पे जो स्लोप का नाम दे रहे हैं उसको कह रहे हैं एमआरटी, उसकी अभी बात करेंगे, उसको भी डिफाइन करेंगे। अभी आई एम जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग टू स्लोप। अब मैं जो पॉइंट जिसकी बात कर रही थी, कॉनकेव टू ओरिजिन या कनकेविटी क्यों होती है, बिकॉज स्लोप इंक्रीज करता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मैंने ए से शुरुआत की, जी पे गई, आपको देखो क्या दिख रहा है, स्लोप बढ़ता हुआ दिख रहा है, यस और नो। 1:1, 2:1, 3:1 टिल 6:1, तो मेरी जो रेशो है वो बढ़ रही है। और ये रेशो बढ़ती हुई क्या सिग्निफाई कर रही है, कि मेरा जो डेल्टा वाई है वो बढ़ रहा है कंपेयर टू डेल्टा एक्स, दैट इज माई सैक्रिफाइस फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक एक यूनिट, मेरा जो सैक्रिफाइस है वाई का वो बढ़ रहा है। मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वाई हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड in order to produce one additional unit of x. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो मैंने कहा शुरुआत में मैंने कितना एक y को सैक्रिफाइस किया, सिर्फ एक यूनिट छोड़ा, b से c पे आई और एक एक्स्ट्रा यूनिट छोड़ा, 2 यूनिट्स मैंने सैक्रिफाइस करे, b से c से d पे आई 3 यूनिट सैक्रिफाइस करे, तो मेरा सैक्रिफाइस बढ़ रहा है ना। तो सैक्रिफाइस बच्चों क्यों बढ़ रहा है, सैक्रिफाइस इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज जो याद करो हमने assumptions में पढ़ा था, ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। तो अगर शुरुआत में मैं किसी रिसोर्स को निकालती हूँ, तो सबसे पहले हम जो नॉन स्पेशलाइज रिसोर्स है उसको निकाल लेते हैं, तो जो मेरा लॉस है वो उतना ज्यादा नहीं होगा। पर अगर मैं और रिसोर्सेज निकालूंगी, मैं अपने स्पेशलाइज रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करूंगी, तो क्या होगा, दे आर नॉट सूटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड, तो वहां पे तो उतना गेन होगा नहीं, जो लॉस होगा उनको निकालने से उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्रोडक्शन में जहां से वो आ रहे हैं वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं, एज स्लोप इंक्रीजेस, सो इट्स कॉन्केव टू ओरिजिन, as slope increases as we move from left to right, implying the sacrifice of one commodity or good Y increases। और ये होता क्यों है, because resources are not equally efficient, ठीक है। वही वाली assumption यहाँ पे आएगी रीजनिंग में, are not equally efficient in production of two goods, ठीक है। so production of two goods, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, ठीक है। अभी हमारा कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हमें एमआरटी की बात करनी है, हमें एक और इसमें जो ये वाली वैल्यूज आपकी आ रही है एमओसी की, उसकी बात करनी है, विल कम टू दैट, राइट। फिलहाल आई होप आपको ये समझ आ गया। सो पीपीसी जो हमने कर्व पढ़ा, जो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है, दिस कर्व हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज कॉनकेव टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ द रीजन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, ठीक है। सो लेट अस सी नाउ मूविंग फर्दर। अब यहाँ पे देखो एमओसी पे भी आती हूँ, एक सेकंड रुकना। सो इसकी मैंने बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 4 नंबर में आएगा, तो आपके 2-2 मार्क्स के दोनों पॉइंट है, 2 ही पॉइंट है, तीसरा चौथा पॉइंट आप बना नहीं सकते चाह के भी, ठीक है।
So PPF slopes downwards is concave shaped, right? So यहाँ पे मार्क कर लेना. More of one good can be produced only by taking resources away from the production of another good, right? और जैसे मैंने आपको कहा, if we are increasing X, we have to sacrifice the other commodity Y as resources are constant. वो चीज यहाँ पे लिखनी जरूरी है, with the available resources and technology. ठीक है. Concave shape because of इंक्रीजिंग स्लोप. मैंने अभी आपको कहा है तो मैं स्लोप ही बोलूंगी, मैंने ये हिस्सा नहीं डिस्कस किया. आई कम टू दैट, राइट? दैट इज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी आर सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. ठीक है. और वो वाली अजम्पशन यहाँ पे जरूर ऐड कर देंगे जो मैंने आपको ऊपर बताई, राइट? नॉट इक्वली एफिशिएंट. ठीक है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ओके. सो हैविंग डन दिस नाउ, अब हमने कहा, हमने स्लोप पढ़ लिया. स्लोप हमने क्या बोला था? स्लोप इज नथिंग बट okay, nonetheless. So slope is डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. ठीक है, ये हमने पढ़ा, राइट? अब ये जनरल मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बट अगर हम पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ का स्लोप जो होता है उसको हम नाम देते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, गोइंग बाय द इनिशियल्स, द शॉर्ट फॉर्म इज एमआरटी, राइट? मार्जिनल बच्चों मतलब, अब यहाँ पे कुछ कुछ नई टर्म्स आपके लिए आ रही है. मार्जिनल वर्ड भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, बार बार आएगा अलग अलग कंसेप्ट में. ठीक है, स्लोप में ही आएगा जब भी आएगा. मार्जिनल मतलब फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट. तो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यूनिट की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा अमाउंट क्या हो सकता है? 1 यूनिट, है ना? आधा यूनिट नहीं हो सकता और क्वार्टर यूनिट नहीं हो सकता, तो लीस्ट पॉसिबल यूनिट कैन बी 1. तो यहाँ पे हमने वही कहा, 1 यूनिट अगर हम एक्स का बढ़ाते हैं तो वाई के कुछ यूनिट्स हमें सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं. यही पढ़ा ना हमने यहाँ पे, राइट? सो डेल्टा वाई विच इज सैक्रिफाइस ऑफ वाई in ratio of the gain of commodity X, right? So marginal rate of transformation. So at margin, I am, if I am producing one additional unit of X, I am transforming commodity Y into X, क्योंकि मैं Y से रिसोर्सेज निकालती हूँ और X में डालती हूँ. ठीक है, इसीलिए हमने ये यहाँ पे नाम दिया मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट स्लोप, विच इज नथिंग बट the ratio of the change in or the sacrifice of commodity Y to the gain of commodity X, right? So mark कर लेंगे इसकी definition बच्चों. So marginal rate of transformation, why this is not going. Marginal rate of transformation बच्चों mark करो definition. This is also important. MRT is the ratio of number of units of a commodity sacrificed, delta Y, sacrifice ऊपर आता है, to gain an additional unit of another commodity, which is commodity X जो हमने पढ़ा. ठीक है, तो always remember sacrifice बच्चों ऊपर आएगा, gain नीचे आएगा. तो MRT हमारा क्या है? delta units sacrifice, which is a delta Y upon delta units gain, which was a delta X. ठीक है. अब एमआरटी हमने पढ़ लिया. एमआरटी क्या है? स्लोप ऑफ पीपीसी. ठीक है. अब अगर मैं, ये रेशो की फॉर्म में है, ठीक, पर अगर मैं सेम चीज को, कंसेप्ट सेम है, मैं बात सैक्रिफाइस की कर रही हूं, पर अब मैं सिर्फ अगर कहूं नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड. ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड ऑफ अ कमोडिटी टू प्रोड्यूस an additional unit of the other good या other commodity. ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे जो ऊपर हमने लिखा है एमआरटी इज द रेशो, राइट? तो यहाँ पे हम सैक्रिफाइस, यहाँ पे भी कह रहे हैं सैक्रिफाइस किस चीज का? सो रेशो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस, राइट? तो रेशो की फॉर्म में लिखा, सैक्रिफाइस ऊपर गेन नीचे, दैट मेक्स इट एमआरटी. बट अगर मैं सिर्फ कहूं नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस ऑफ अ कमोडिटी, एक एक्स्ट्रा यूनिट दूसरी कमोडिटी का प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी जिसको बोलते हैं,
राइट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इन दोनों में बच्चों एक ही फर्क है, और एक्चुअली देखो कंसेप्चुअली दोनों चीजें सेम है। एमआरटी, अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाता है इसलिए चीज एम्फोसाइज कर रही हूँ, एमआरटी आएगा तो रेशो की फॉर्म में लिखोगे, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 1:1, 2:1, 3:1, रेशो लिखी थी ना, ठीक है। पर एमओसी आ जाए तो हम सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स लिखते हैं। तो मैं, ये एमआरटी है अगर, और मेरे को एमओसी लिखना है, तो मैं वहां पे क्या लिखूंगी, इट विल बी अ 1, मतलब मैंने वाई के कितने यूनिट सैक्रिफाइस करे, 1 यूनिट। ये 2:1 है तो मैं क्या लिखूंगी, मैंने कितने वाई के यूनिट सैक्रिफाइस करे, 2। एमआरटी 3:1 लिखा तो वाई के कितने यूनिट सैक्रिफाइस करे हैं, 3। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ, राइट। तो यहाँ पे एक और चीज बता दूं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, मार्जिनल मतलब बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट एट मार्जिन विच इज योर 1 यूनिट, राइट। तो एक्स का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और सैक्रिफाइस इवेल्युएट कर रहे हैं। तो याद करो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने यहाँ पे क्यों घुसा दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पढ़ा था ना पिछला कंसेप्ट, और मैंने तब आपको वही बताया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल सी भाषा में याद रखना, इज नथिंग बट सैक्रिफाइस, ठीक है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब यहाँ पे हम किस चीज का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम वाई कमोडिटी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक्स का एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा इट्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वाई सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, ठीक है। सो आई होप नाउ वी आर क्लियर विद, हमने दोनों चीजों को एक ही नाम, एक ही कंसेप्ट को दो अलग नाम क्यों दिए हैं, ठीक है, एमआरटी एंड एमओसी। सो यहाँ पे एमओसी की भी डेफिनेशन बच्चों मार्क कर लेना, एमओसी भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सो एमओसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान रखें, अभी आपको वही बताया था, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं पीपीसी के केस में हमारा एम स्लोप इंक्रीज करता है, स्लोप इज नथिंग बट एमआरटी, सो एमआरटी इज इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और एमओसी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, because the sacrifice increases. I hope we have understood now all the pieces put together, right? Okay. So let us move ahead. So हमने एमआरटी कर लिया, हमने एमओसी कर लिया। अब यहाँ पे पहले एक चीज की बात कर लूंगी, इससे पहले हम अटेनेबल और अनअटेनेबल देखें। सो लुक एट दिस, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, हमने कहा जो पीपीएफ है उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने हाईलाइट की, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट्स कॉनकेव टू ओरिजिन, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ा नहीं, मोस्टली लाइक कैन बी आस्क्ड एज अ 1 मार्क का क्वेश्चन, कि क्या पीपीसी की कोई और शेप पॉसिबल है, कैन इट बी अ स्ट्रेट लाइन और कैन इट बी अ कॉन्वेक्स शेप्ड कर्व, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कॉनकेव बच्चों तब होगा, पीपीसी आप हवा में नहीं बनाएंगे, यू विल बी जॉइनिंग द बिकॉज वी हैव दीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एज वेल, सो इसको ज्वाइन करेंगे दोनों एक्सिस से। सो इफ आई से कनकेविटी कब थी, जब स्लोप इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। लीनियर कर्व तब होगा, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन तब होगा जब स्लोप कांस्टेंट रहेगा। ये मैथ्स के कंसेप्ट है बेसिक, इसमें कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक, इकोनॉमिक्स इसमें भी लाएंगे। पर अगर मैं कहूं कॉन्वेक्स है, मतलब मेरा कर्व ऐसा है, ठीक है, कॉन्वेक्स है, तो ये कब होगा, जब स्लोप डिक्रीज करेगा एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं, पीपीसी कॉनकेव होता है, कॉनकेव क्यों होता है, बिकॉज जो स्लोप है एमआरटी है या एमओसी है दैट इंक्रीजेस, और वो क्यों इंक्रीज करता है हमने वो भी पढ़ लिया। तो अब अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, तो हम ये कहेंगे हाँ हो सकता है, कब, विल गिव दैट कंडीशन। तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है तब जब एमआरटी या एमओसी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एमओसी एमआरटी का मतलब क्या है, कि हमारा जो सैक्रिफाइस है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स वी हैव टू सैक्रिफाइस सेम यूनिट्स ऑफ वाई, सैक्रिफाइस हमारा इंक्रीज नहीं कर रहा, सैक्रिफाइस सेम, ठीक है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। और ये किस केस में पॉसिबल होगा, जब मेरे जो यूनिट्स हैं, जो मेरे दो गुड्स हैं एक्स और वाई, उनकी प्रोडक्शन में मेरे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट है, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, राइट, which is logically not possible most of the times in reality।
what your PPC will be? It will be a concave shaped curve because resources in real life are not equally efficient in production of two goods. ठीक. सिमिलरली क्या मेरा पीपीसी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो सकता है? हाँ, हो सकता है. कब होगा? जब मेरा स्लोप और एमआरटी डिक्रीज करेगा एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. डिक्रीज करेगा मतलब डिक्रीज करना कब होगा? जब मेरा सैक्रिफाइस फॉल करेगा. तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, द सैक्रिफाइस ऑफ वाई फॉल्स. ठीक है. तो जो मेरा सैक्रिफाइस है वाई का वो कम कम होता जाएगा. ठीक. सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग लेट्स लुक ओवर हियर. सो पीपीएफ कैन बी अ स्ट्रेट लाइन if we assume that MRT is constant, which is your slope, that is the same amount of a commodity is sacrificed to gain an additional unit of another commodity. ठीक है, यही हमने बात की. So it is possible only when we assume that all resources are equally efficient in production of all the goods. ठीक है. तो उस केस में आपका जो पीपीएफ है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. राइट. जैसे डायग्रामेटिकली हम यहाँ पे यही दिखाते हैं. तो ये आपका एक पॉइंट बना, यहां से आप यहां गए. सो जो आपका डेल्टा एक्स है, ठीक है. सो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई ratios they remain same, right? So delta y by delta x, this stays constant. ठीक है. तो रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट है. यहां से निकाला, यहां डाला, सैक्रिफाइस रिमेन सेम. बट ऑन द कॉन्ट्ररी इफ आई टॉक अबाउट दिस, द कॉन्वेक्स. सो कॉन्वेक्स कर्व इंप्लाइज व्हाट? ए से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ए से बी पॉइंट पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, तो आपको क्या दिख रहा है? जो मेरा डेल्टा वाई है, ठीक है, ये मेरा रिड्यूस हो रहा है. हाँ या ना? ठीक है. तो डेल्टा वाई keeps on falling for every additional unit of x, right? So can PPF be convex to origin? Yes, PPF can be convex to origin if MRT or the slope is decreasing. That is, less and less units of a commodity are sacrificed to gain an additional unit of another commodity. ठीक है. तो these are just two another possibilities जिनको हम कह देंगे कि हाँ ये पॉसिबल है, और कंडीशन साथ में बता देंगे कि कब पॉसिबल है. ठीक है. अदरवाइज ये इतनी रियलिस्टिक नहीं है. राइट. नाउ कमिंग टू दिस बिट जिसकी हमने थोड़ी सी पहले बात की थी. अब ये चीज ध्यान से देखें, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस. तो आपके सामने पीपीएफ यहाँ पे बना हुआ है, ए से डी कॉम्बिनेशंस आपको दिखाए हुए हैं. यहाँ पे ए से डी कॉम्बिनेशन बच्चे मेरे को क्या दिखाते हैं? मेरी प्रोडक्शन पोटेंशियल. इन पे मैं अपने सारे रिसोर्सेस फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही हूँ. ठीक. तो ए से डी सारे अटेनेबल है. अटेनेबल नाम से पता चल रहा है वी कैन अचीव, तो दे आर अचीवेबल, राइट. अगर मैं कॉम्बिनेशन ई मार्क करती हूँ जो कि अंदर आ रहा है, ठीक है, तो एनी सच कॉम्बिनेशन विच इज लाइंग इनसाइड द पीपीएफ, इज इट अटेनेबल? डेफिनेटली इट इज अटेनेबल, राइट. इवन से 0,0, ये अगर ओरिजिन मैंने कहा है 0,0 है ना, अटेनेबल है ना. मैं कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करती, सारे रिसोर्सेज में संभाल के रख लेती हूँ, आई एम प्रोड्यूसिंग नथिंग एट ऑल, राइट. ये भी अटेनेबल है. मैंने इस कॉम्बिनेशन की बात की, मैं एक पॉइंट यहां मार्क कर दूं, मैं एक पॉइंट यहां मार्क कर दूं, राइट. तो ये सारे पॉइंट्स राइट फ्रॉम 0 टू एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी एंड इनसाइड पीपीसी, दे आर ऑल व्हाट वी कॉल एज अटेनेबल. ठीक है. ये सब अटेनेबल है. तो as far as I am producing inside and on PPC, I am within the limits, right? I have these resources and technology. क्या पॉसिबल नहीं है, क्या अटेनेबल नहीं है? अ कॉम्बिनेशन लाइक दिस. द मोमेंट आई स्टेप आउट ऑफ द पीपीसी, प्रोडक्शन पोटेंशियल मेरी यहाँ पे खत्म हो जाती है इस लाइन पे. इसके बाहर जाने के मेरे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी नहीं है. तो ये ऐसा जो कॉम्बिनेशन है एफ कॉम्बिनेशन, दिस इज अनअटेनेबल. और अनअटेनेबल क्यों है बच्चों? बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज इसके नहीं है, राइट. सो the resources and technology allow us to be just on or inside the PPF. ठीक. एक और चीज अगर मैं यहाँ पे कहूँ, जो मेरा पॉइंट ई मैंने मार्क यहाँ पे दिखा रखे हैं, या और कोई पॉइंट हम अंदर जो दिखाएं, तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी क्या पूरी जो हमारी पोटेंशियल है हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे. ठीक है. सो अ पॉइंट विच इज लाइंग इनसाइड, राइट, दिस शोज
अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो पॉइंट ई अटेनेबल है और साथ में क्या शो कर रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, a point inside PPC shows underutilization of resources and all points on the PPC they show full and efficient utilization of resources, जो हमने assumptions में ही बात करी थी। ठीक, तो जब भी जैसे इकोनॉमी में एग्जांपल के तौर पे अगर कहूं, जब भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगी, राइट, जो कि वैसे हमेशा होती है, देयर इज सम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो विच इज ऑलवेज प्रेजेंट, बट अगर मैं कहूँ प्रॉब्लम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ लोग, कुछ लेबर रिसोर्स हमारे ऐसे हैं जो कि यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, उन्हें काम नहीं मिला हुआ, ठीक है, बेरोजगार है। सो दिस सिचुएशन सिग्निफाइज आई एम नॉट एबल टू यूटिलाइज ऑल माई रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली, सो देयर बाय हम अपनी प्रोडक्शन पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएंगे और कहीं अंदर ही ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो क्या इकोनॉमी विद दिस अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम अंदर ऑपरेट करेंगे, तो क्या कोई भी इकोनॉमी हमेशा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का पीपीएफ या पीपीसी पे ही ऑपरेट करेगी? क्या उसके अंदर नहीं ऑपरेट कर सकती? एक्चुअली सारी इकोनॉमीज हमेशा पीपीएफ पे ऑपरेट नहीं करेंगी। पीपीएफ आपका क्या है, दिस इज नथिंग बट एन आइडियल सिचुएशन। जैसे हमने पढ़ा आइडियल है ना, सारे रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज है, चाहे किसी इकोनॉमी में ऐसा हो सकता है, नहीं होता, राइट, देयर इज ऑलवेज सम और द अदर फॉर्म ऑफ सम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज देयर, राइट। सो जो पीपीएफ है वो आपकी प्रोडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है, वो आइडियल सिचुएशन दिखा रहा है। एक्चुअली इकोनॉमी कहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, ऑपरेट करेगी, समवेयर इनसाइड द पीपीएफ। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट। ये बेसिक्स क्लियर हो गए। अटेनेबल क्या है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या है जो बाहर आएंगे, अंदर भी अटेनेबल है बट दे डिपिक्ट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वी टॉक्ड अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल। ठीक है, ओके, सो लेट अस सी फर्दर। यहाँ पे यही आपको चीज बता रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट पॉसिबल, तो जो आपके कर्व पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दिखाएंगे, इनएफिशिएंट या अंडर यूटिलाइजेशन जो अंदर आ रहे हैं। ठीक है, एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट द अनअटेनेबल आल्सो, राइट। ओके, सो ये वाली चीज मैंने अभी आपसे बात की थी, वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीसी। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कह लिया, पीपीसी पे हमेशा ऑपरेट नहीं करेगी, वो डिपेंड करता है फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पे, अदरवाइज नॉट, राइट। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट बिट which leads us to इंपॉर्टेंट एनालिटिकल क्वेश्चन, जहां पे आपकी स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, सो चेंजेस इन पीपीएफ, राइट। पीपीएफ का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया बच्चों, और पीपीएफ का कंसेप्ट सिंपल सी एक चीज आपको बता दी, ऐसे सारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज या ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के जो कमोडिटी जो इकोनॉमी बना सकती है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये कब चेंज होंगे, ये तभी चेंज होंगे जब या तो मेरे रिसोर्सेज चेंज होंगे या फिर टेक्नोलॉजी चेंज होगी। इन्हीं दो केसेस में चेंज हो सकता है ना। ठीक है, तो या तो मेरे रिसोर्सेज बदल जाएं, इंक्रीज हो डिक्रीज हो तब, या मेरी टेक्नोलॉजी चेंज हो, राइट। सो दो किस्म के चेंजेस की हम यहाँ पे बात करते हैं। सो चेंजेस इन पीपीएफ, two types of changes. One is what we call as a shift in PPF, or the other is of rotation in PPF. ठीक, शिफ्ट बच्चों कब होगा, जब रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी, ठीक, change in resources and change in technology, either of the two or both of these happen for both the goods। ठीक है, दोनों गुड्स के लिए, एक्स और वाई के लिए साइमल्टेनियसली। बट रोटेशन इन पीपीएफ बच्चों तब होगी जब चेंज इन रिसोर्सेस और चेंज इन टेक्नोलॉजी हैपन फॉर ईदर ऑफ द गुड्स, एज इन ईदर फॉर एक्स और फॉर वाई, राइट। सो रोटेशन तब होगा जब देर इज अ चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इन
either x or y, right? So it is in either of the two goods. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? सो कमिंग टू से शिफ्ट नाउ, राइट? सो अगर मैं आपको कहूं डायग्राम में देख के समझते हैं, सो दिस इज आवर इनिशियल सिचुएशन, गुड एक्स गुड वाई, ठीक? ये मेरा पीपीएफ है, ठीक है? अब अगर मैं कहूं मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, इन जनरल रिसोर्सेज हैव इंक्रीज, फॉर एग्जांपल मैं कहूं हमारे एफडीआई इनफ्लोज, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज हैव इंक्रीज, हमारे पास बाहर से ज्यादा पैसा आ रहा है। एफडीआई इनफ्लोज बढ़ने से क्या होगा, हमारा हमारे पास यहाँ पैसा बढ़ गया, रिसोर्सेज बढ़ गए, हम उनको किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी या पोटेंशियल बढ़ जाएगी, राइट? तो विद इंक्रीज इन रिसोर्सेज, increase in resources will imply that production potential will increase, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये जरूर लिखेंगे, पोटेंशियल लिखो या कैपेसिटी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक? तो गुड वाई अगर मैं पहले इतना प्रोड्यूस कर पा रही थी, तो अब मैं उसको ज्यादा प्रोड्यूस कर पाऊंगी, आई विल बी ओवर हियर, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं गुड एक्स पहले इतना प्रोड्यूस कर पा रही थी, अब मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर पाऊंगी, ज्यादा कॉर्नर पे आ गई बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, मेरा पीपीसी विल बी समथिंग लाइक दिस। तो जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये मेरे को क्या दिखा रहा है कि मेरा जो पीपीसी पुराना पीपीसी था, ये शिफ्ट होके बाहर आ गया। यस और नो, आर वी क्लियर विद दिस? और ये मेरे क्या है, मैथ्स की भाषा में इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट्स। तो मेरे दोनों इंटरसेप्ट्स शिफ्ट हो जाएंगे बाहर की तरफ। बाहर क्यों शिफ्ट हो गए? बिकॉज रिसोर्सेस बढ़ गई या टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गई। टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाएगी तो सेम रिसोर्सेज के साथ हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, राइट? जैसे एक नई मशीनरी के केस में होता है, जिसकी बात हमने पहले की थी, ठीक है? सिमिलरली ऑन दी अदर हैंड इफ आई से मेरे रिसोर्सेज कम हो गए, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड वाली सिचुएशन है, यहाँ भी हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट विड्रॉल हो गया, बाहर वालों ने पैसा अपना वापस निकाल लिया, पैसा बाहर चला गया। ऐसे सारे केसेस में क्या होगा, मेरे रिसोर्सेस कम हो जाते हैं। रिसोर्सेस कम होंगे तो मेरी प्रोडक्शन पोटेंशियल घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है? तो इन जनरल प्रोडक्शन पोटेंशियल कम हुई तो क्या होगा, अगर मैं पहले इतना एक्स प्रोड्यूस कर पा रही थी, अब मैं कम प्रोड्यूस कर पाऊंगी। सिमिलरली अगर मैं पहले वाई इतना प्रोड्यूस कर पा रही थी, अब मैं कम वाई प्रोड्यूस कर पाऊंगी, ठीक है? तो मेरे इंटरसेप्ट्स अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, आई विल गेट अ कर्व लाइक दिस। एंड व्हाट डू आई नोटिस, पहले मेरा कर्व ये सॉलिड लाइन थी, अब मेरा कर्व क्या आ गया, अंदर शिफ्ट हो गया, सो इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो शिफ्ट बच्चों हमने क्या डिस्कस किया, शिफ्ट तब होगा जब दोनों गुड्स के केस में रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी या दोनों बदल जाएंगे, ठीक है? तो उस केस में हमारे इंटरसेप्ट्स ऑल टुगेदर चेंज हो जाते हैं, एंड द कर्व शिफ्ट्स ईदर राइटवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स। तो रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी बढ़ेंगे तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर रिसोर्सेस कम होंगे या टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी या ऑब्सोलीट जिसको बोलते हैं, तो उस केस में क्या होगा, देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन दी पीपीसी। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है? इतना समझ आया? सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग नाउ इफ आई टॉक अबाउट से रोटेशन, ठीक है, फिर एक साथ बुक में देख लेंगे। तो रोटेशन मैंने आपको कहा एक कमोडिटी के केस में, राइट? सो फॉर एग्जांपल इफ आई से इनिशियल अपना बनाते हैं एक्स और वाई, गुड एक्स फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं परटेन्स टू से एग्रीकल्चर, ठीक है, और गुड वाई इंडस्ट्री, ये मेरा इनिशियल है, ठीक? अगर मैं कहूं एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई है, दिस इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई है या इंसेंटिव्स दिए गए जिसकी वजह से वहां पे प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाती है, ठीक है? तो रिसोर्सेस हैव इंक्रीज्ड और टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड ओनली फॉर एग्रीकल्चर, ओनली फॉर गुड एक्स एंड नॉट फॉर गुड वाई। गुड वाई में जब कोई बदलाव आया ही नहीं तो उसकी प्रोडक्शन पोटेंशियल तो सेम रहेगी, पहले भी इतना ही बना पा रहे थे, अभी भी इतना ही बनाएंगे। गुड एक्स का पहले इतना बना पा रहे थे, अब कहूं वहां पे इन्वेस्टमेंट गुड एक्स में बढ़ा दी गई,
तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी गुड एक्स की बढ़ जाएगी, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट सेम रहेगा, एक्स इंटरसेप्ट बाहर चला गया, तो दोनों को मैंने जोड़ा तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, राइट। तो जब मेरा सिर्फ एक इंटरसेप्ट बदला, एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट बदला, तो मेरा कर्व क्या हो गया, रोटेट कर गया। ठीक है, दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन इज, राइट। एंड व्हाट दिस काइंड ऑफ रोटेशन शो, ये हमारी क्या है, दिस इज रोटेशन राइटवर्ड्स, राइटवर्ड ही हुई ना, राइटवर्ड कह लो आउटवर्ड कह लो, ठीक है, राइटवर्ड रोटेशन अलोंग, यहाँ पे एक्सिस जरूर लिखेंगे, एक्सिस कौन सी है बच्चों, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर, राइट। तो रिसोर्सेज बढ़े तो राइटवर्ड रोटेशन अलोंग द एक्स एक्सिस हो गया। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि रिसोर्सेज कम हो गए, एग्रीकल्चर की अगर यहाँ पे हम बात कर रहे थे, कोई भी और कमोडिटी, यहाँ से रिसोर्सेज विड्रॉ कर लिए, जो हेल्प या मदद दी जा रही थी वो निकाल ली गई, वो विड्रॉ कर ली गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, उस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो पहले हम इतना बना पा रहे थे, अब कम बना पाएंगे। वाई में कोई चेंज है ही नहीं, वाई का इंटरसेप्ट वहीं का वहीं है। तो मैंने ये दोनों पॉइंट्स अगर जोड़ दिए तो ये मेरा क्या आ गया, this gives me my new production possibilities curve, and this one shows what, we have a rotation leftwards or inwards, right। तो ये मेरा क्या दिखा रहा है, this is rotation leftwards या inward along axis, हमारी वही है, along the x axis। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया, राइट। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट से फॉर वाई एक्सिस, राइट, तो वाई एक्सिस की अगर बात करें, वहां भी एक बार देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, बट जस्ट बिकॉज सिंस वी आर डूइंग इट एक बार बना लेते हैं। सो गुड एक्स गुड वाई, राइट, तो ये मेरा इनिशियल पीपीसी है। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल पहले लिया, गुड वाई में कहूँ इंडस्ट्रियल गुड है, तो इंडस्ट्रियल गुड में यहाँ पे हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज है वो बढ़ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज बढ़े, पैसा ज्यादा आ गया, रिसोर्सेज बढ़ गए, तो क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर गुड वाई ओनली विल इंक्रीज, राइट। तो गुड एक्स में कोई बदलाव नहीं होगा, ये इंटरसेप्ट यहीं रहेगा, वाई का इंटरसेप्ट यहां था, अब बढ़ के कहाँ चला जाएगा, इट विल गो अप, राइट। सो आई बी एबल टू प्रोड्यूस मोर, ज्यादा बना पाएंगे। तो ये इंटरसेप्ट नया वाला ये आ गया, पुराने के साथ जोड़ दूं, सो व्हाट विल यू हैव, यू विल हैव योर new production possibilities curve. And what does this show, again we have a rotation, we have a change only in one of the axes, right? So ppc is having rotating along which axis, y axis, yes or no, ठीक है, और किस डायरेक्शन में, रोटेटिंग आउटवर्ड्स, तो यहाँ राइटवर्ड, आप वो भी ऐड कर दो, सो रोटेटिंग राइटवर्ड्स along the y axis। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी इफ वी से सिमिलरली दूसरा हिस्सा अगर बात करें, तो अगर कहें यहाँ पे रिसोर्सेस कम हो गए, ठीक है, विड्रॉल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, तो उस केस में क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगी, कम हो गई मतलब हम नीचे आ गए। ठीक है, कम प्रोड्यूस कर पाएंगे, एक्स इंटरसेप्ट बीइंग द सेम, वाई इंटरसेप्ट गोज डाउन। सो इन दोनों को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, दिस शोज मी अ न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एंड दिस इज नथिंग बट अ पॉसिबिलिटी वेयर वी आर सेइंग पीपीसी हैज अ रोटेशन, विच डायरेक्शन, लेफ्टवर्ड्स या इनवर्ड्स अलोंग दी वाई एक्सिस। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। तो शिफ्ट और रोटेशन का कंसेप्ट बच्चों आई अज्यूम आपको समझ आ गया होगा, है ना। शिफ्ट में दोनों केस में चेंज होगा और रोटेशन में सिर्फ एक में चेंज होगा। ठीक है, तो शिफ्ट इन पीपीएफ यहाँ पे देखो आपको यही शो कर रखा है, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, सो इंक्रीज इन रिसोर्सेज और अ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और इम्प्रूवमेंट, राइट। ठीक है, सो पीपीसी शिफ्ट राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई जिसको हम डिग्रेडेशन या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, रिसोर्सेज कम हो गए उस केस में, राइट। रोटेशन ऑफ पीपीएफ, ठीक है, तो ये यहाँ पे लेफ्टवर्ड
लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखा रखा है। लुक एट द रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस, जो मैंने आपको बना के दिखाया था, राइट? सो रोटेशन ऑन द एक्स एक्सिस, rightward rotation and leftward rotation. This is one disturbing thing. Okay, never mind. So rotation on the x-axis, rightward rotation, leftward rotation की हमने बात की. Rotation on the y-axis, rightward and leftward. ठीक है? तो कॉन्सेप्ट बच्चों वही है, सिर्फ याद ये रखना है कि एक के लिए हुआ है या दोनों के लिए हुआ है, राइट? और यहाँ पे आपको इसमें सारी चीजें दिखा दी इकट्ठा. अब जो चेंज इन पीपीएफ से रिलेटेड एक मेन चीज है जो मेरे को आपको बतानी है. 3 नंबर का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, राइट? एनालिटिकल क्वेश्चन जो आपका स्कीम से जोड़ता है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ मेक इन इंडिया स्कीम, I don't know what has happened to this pen. Make in India scheme on पीपीसी ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये. इसी तरह कोई और स्कीम दे सकते हैं, स्किल इंडिया मिशन दे दिया, कुछ और दे दिया, राइट? सो मेक इन इंडिया स्कीम क्या है? जैसे हमें नाम से पता है, हालांकि इसको काफी टाइम हो गया, पुरानी हो गई है, बट स्टिल चलो अगर बात करें तो मेक इन इंडिया में वी आर टू प्रमोट प्रोडक्शन डोमेस्टिकली, है ना, कि हम डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस करें. तो इसकी वजह से क्या होगा? प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी. ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द रिसोर्सेज, राइट? सो increase in investment will imply increase in resources. ठीक है, इंक्लूडिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ठीक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, राइट? रिसोर्सेज बढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? याद करो, अभी जो हमने पढ़ा, रिसोर्सेज इन जनरल बढ़ रहे हैं, एक कमोडिटी के लिए नहीं. ठीक है, तो व्हाट विल बी एक्सपीरियंस? यहाँ पे ये जरूर लिखना, प्रोडक्शन पोटेंशियल. सो इंक्रीज इन रिसोर्सेज विल इम्प्लाई प्रोडक्शन, दिस इज इम्प्लाई प्रोडक्शन पोटेंशियल विल इंक्रीज. प्रोडक्शन पोटेंशियल या कैपेसिटी बढ़ेगी तो बच्चों क्या होगा? हमारा पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड्स, शिफ्ट्स राइटवर्ड्स. ठीक है, सम ट्रबल विद द पेन. आई होप वी आर एबल टू रीड. पीपीसी शिफ्ट राइटवर्ड. ठीक है, तो 3 पॉइंट्स यहाँ मेरे बनते हैं 3 नंबर के. पहले मैंने उसको उससे जोड़ना है, हर स्कीम को इस चीज से जोड़ना है कि क्या रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी भी कोई फर्क पड़ रहा है, वन थिंग. दूसरी चीज, उसके हिसाब से ये बताएंगे कि प्रोडक्शन पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. तीसरी चीज, तो रोटेशन या शिफ्ट वाला केस. ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम बनाना उतना जरूरी नहीं है, पॉइंट्स लिखना ज्यादा जरूरी है. ठीक है, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट से स्किल इंडिया मिशन, राइट, या कोई भी ऐसी चीज जो हमारी एजुकेशन को अफेक्ट कर रही है. ठीक है, सो इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन या इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स, सो स्किल इंडिया मिशन. सो इससे क्या होगा? अगर हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे तो, या स्किल्स को बढ़ावा देंगे लोगों की, तो दिस विल इम्प्लाई एन इन्वेस्टमेंट इन, दिस इज नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्स. यस और नो, राइट? हम लोगों में, अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. दिस इज नॉट लेटिंग मी राइट एट ऑल. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, राइट? लोगों के पास एजुकेशन होगी या लोगों में ज्यादा स्किल सेट होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ेगी. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स लीडिंग टू, यहीं पे ऐड कर देना इसी पॉइंट में, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. ठीक है, प्रोडक्टिविटी, राइट? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो बच्चों क्या होगा? प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा. ठीक है, ये वाली चीज जरूर आनी चाहिए, पोटेंशियल या कैपेसिटी, राइट? प्रोडक्शन पोटेंशियल या कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? जैसे अभी हमने बात की, पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड्स. ठीक है,
तो इस किस्म का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। वो पीपीसी पे क्या असर डालता है, ये चीज याद रखनी जरूरी है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि मैंने उसका मेंशन पहले किया था, स्टिल एक बार बात कर लेते हैं। अगर हम कहें गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की, फॉर एग्जांपल से अगर मैं कहूं मनरेगा, ठीक है। सो पेन कुछ अपने अलग मूड में है, राइट। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, जिसके बारे में आपको सबको पता है। तो इसके अंडर गवर्नमेंट क्या करती है कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम लोगों को प्रोवाइड करती है जिनके पास काम नहीं है, राइट। सो मिनिमम 100 डेज ऑफ वर्क। और एनी अदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, तो उसका क्या असर होगा पीपीसी पे? क्या कोई असर होगा, नहीं होगा? सोच के बताओ। जो लोग अनएम्प्लॉयड है, जिनको काम नहीं मिल रहा, उनको गवर्नमेंट काम देने के लिए कोई स्कीम लॉन्च करती है, ठीक है। याद करो, हमने पहले बात की, जो लोग अनएम्प्लॉयड है, दे डिपिक्ट अ सिचुएशन दैट वी आर अंडर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, द पॉइंट लाइक डी, जो हमने पहले बात करी थी, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन हमें शो करती है दैट वी आर ऑपरेटिंग इनसाइड द पीपीसी। तो ऐसे लोगों को अगर हम काम देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं अंडर एनी पर्टिकुलर स्कीम, बी इट मनरेगा और एनी अदर स्कीम, that implies what? We are utilizing our resources to a better capacity, right, in a better way. तो we will be moving towards the PPC। उस केस में हमारी प्रोडक्शन पोटेंशियल या कैपेसिटी नहीं चेंज हो रही, कैपेसिटी उतनी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। प्रोडक्शन कैपेसिटी बच्चों उतनी है क्योंकि मेरे रिसोर्सेज नहीं चेंज हुए। इट्स जस्ट दैट वी आर यूटिलाइजिंग आवर अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज इन अ बेटर वे, राइट। जो लोग अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इन सच अ केस दिस विल जस्ट इंप्लाई इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और दैट विल जस्ट इंप्लाई वी विल मूव टूवर्ड्स PPC. We will move towards PPC. There will be no change in production potential and no change in the production possibilities curve. ठीक है। आई होप वी आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट, राइट। तो इस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं 3 नंबर में। आपको मैंने बताया 3 नंबर में आप 3 पॉइंट्स किस तरीके से बनाए, ठीक है। तो विद दिस लेट मी टेल यू जस्ट वन मोर थिंग, लास्ट वन। सो अगर आपको ये गलती से दिख जाए आपकी बुक में, मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दिस ऑल इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, राइट। सो यहाँ पे आपको बस ये चीज मैं दिखाना चाह रही हूँ, दिस इज द लास्ट थिंग वी आर डूइंग। प्रैक्टिकल्स, अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है आपके सामने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, जैसे हमने पहले भी किया था, राइट। पर एक बार देख लो। एन अनएम्प्लॉयड पर्सन रमेश इज लुकिंग आउट फॉर अ जॉब। Ramesh received 2 job offers, one for 20,000 from ICICI Bank and the other offer of 15,000 from HDFC Bank. ठीक? What is the opportunity cost for Ramesh if he accepts the offer of ICICI Bank? उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, और ये एक्सेप्ट करने की वजह से उसने ये वाली ऑफर छोड़ी है। तो जो छोड़ा है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है हद से हद, तो आप यहाँ पे सिर्फ यही लिखेंगे, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर रमेश इफ ही एक्सेप्ट्स द ऑफर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक इज is ₹15,000 of losing out the opportunity for HDFC बैंक, ठीक है। तो 15,000 का अमाउंट बनेगा, राइट। तो दिस इज जस्ट एट मैक्स अ 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। लुक एट दिस वन। अब ये वाले टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आ जाते हैं पेपर में, ये देखेंगे। कैलकुलेट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी का कंसेप्ट हमने पढ़ा, याद करो, नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट, राइट। सो ऑफ कमोडिटी एक्स, कमोडिटी एक्स और वाई आपको दे रखे हैं। लुक एट द वैल्यूज, कमोडिटी एक्स हमारी एक एक यूनिट से इंक्रीज कर रही है, वाई वी आर लूजिंग आउट, वी आर सैक्रिफाइसिंग, ठीक। तो इसको आप वर्टिकली कॉपी कर लें, पेपर में करते हैं तो एमओसी हमें निकालना है, ठीक, एक्स को प्रोड्यूस करने का। क्या मैं पहले यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के लिए एमओसी निकाल सकती हूँ? नहीं, आई डोंट हैव अ प्रीवियस फिगर, पहले के लिए आएगा डैश, ठीक है।
एक्स कमोडिटी 0 से 1 पे जाती है, 1 यूनिट प्रोड्यूस किया, वाई कितना सैक्रिफाइस किया, 5 यूनिट्स, सो आई विल राइट अ 5। ठीक, यही पहले जैसे हमने पढ़ा था। एक्स कमोडिटी 1 से 2 पे गई, एक और यूनिट प्रोड्यूस किया, वाई कितना सैक्रिफाइस किया, 95 से 85 हो गए, आई हैव सैक्रिफाइस 10 यूनिट्स। ठीक है। 2 से 3 पे गए, एक्स का 1 यूनिट बढ़ाया, वाई कितना सैक्रिफाइस किया, 85 था, 70 पे आ गए, 15 यूनिट्स। ठीक। नेक्स्ट वन, 70 से 50 हो गया, कितना सैक्रिफाइस हुआ, 20। 50 से 25 हो गया, कितना सैक्रिफाइस हुआ, 25। दीज आर योर वैल्यूज। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज नोट करेंगे जो मेरे को बताना जरूरी है। बहुत बार ये होता है, यहाँ इंस्टेड ऑफ अ डैश बच्चे 0 लिख देते हैं। 0 और डैश में बहुत फर्क है। 0 मतलब 0 और डैश मतलब इट कांट बी कंप्यूटेड, राइट, कांट बी कंप्यूटेड बिकॉज हमारे पास पिछली वैल्यू नहीं है। तो अगर आप डैश की जगह 0 लगाएंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। Similarly, look at the third question. A country produces two goods, A and B, right? So good A और B करके दिया, जैसे हमने X और Y पढ़ा था. Its production possibilities are shown in the following table. Calculate the value of MRT, right? MRT निकालने के लिए आपको दिया है, चीज सेम ही है पर बच्चों याद करो रेशो की फॉर्म में लिखना है। तो डेल्टा बी आ जाएगा अभी यहाँ पे, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आप जरूर लिख दें, फॉर्मूला डेल्टा बी बाय डेल्टा ए। मेरे को दिख रहा है ए मेरा बढ़ रहा है, तो ए मेरा एक्स एक्सेस वाली चीज है, बी मेरा कम हो रहा है। ठीक है, क्या मैं पहले के लिए निकाल सकती हूँ, ए कॉम्बिनेशन के लिए नहीं निकाल सकती बिकॉज पिछली वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट वन, 100 से 95 हो गया, डेल्टा वाई कितना है, 5:1। व्हाट इज द चेंज इन एक्स, 1, सो 5:1। ठीक है। 95 से 85 हो गया, डेल्टा वाई कितना है, 10:, एक्स इज 1, राइट। तो डेल्टा एक्स तो आपको दिख ही रहा है कि 1 1 1 ही जा रहा है, जस्ट हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन वाई, राइट। वैल्यूज वही पिछली वाली दे दी है इन्होंने उठा के, पिछले में एमओसी लिखा था, यहाँ एमआरटी लिख दिया। 15:1, 70 से 50 हो गया, 20:1, राइट। 50 से 25 हो गया, 25:1। ठीक है, वैल्यूज वही है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ रेशो की फॉर्म में लिखूंगी मैं, ये जरूर याद रखना। उसके आगे देखो, कंस्ट्रक्ट अ पीपीएफ with the help of given possibilities and discuss the shape of PPF। अब पीपीएफ आप बना लेंगे वैल्यूज पॉइंट करके। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक चीज, पीपीएफ बनाए ना बनाए, कई बार ये भी होता है, सिर्फ कमेंट अपॉन द शेप ऑफ पीपीएफ जो बनेगा। तो मैं वैल्यूज, एमआरटी की वैल्यूज देके क्या बता सकती हूँ, एमआरटी मेरा इंक्रीज कर रहा है ना, 5:1, 10:1, 15, 20, 25, राइट। सो इंक्रीजिंग एमआरटी इंप्लाइज व्हाट, क्या पढ़ा था हमने कि हमारा जो पीपीसी है वो क्या बनेगा, इट विल बी अ कॉनकेव शेप्ड कर्व। ठीक है, कॉनकेव टू ओरिजिन, राइट। सो दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स कैन बी गिवन, कैन बी आस्क्ड इन द पेपर। सो तभी मैंने ये डिस्कस किया ताकि आप एमओसी या एमआरटी कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, शेप भी पूछ ली जाती है। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपका एमआरटी फॉल कर रहा है, तो वहां पे क्या शेप हो जाएगी, कॉन्वेक्स स्टोरेज, राइट। आई होप बच्चों वी आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। ठीक है, यहाँ दो किस्म के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो न्यूमेरिकल बता दिया आपको, नेचर ऑफ पीपीसी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड चेंजेस इन पीपीसी में जो इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन पीपीएफ, राइट, और पीपीसी। ठीक है, so with this we are done with your chapter 1, which is your introduction, right? So I'll see you in the next lecture with another unit. So thank you so much.